अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आप सबके लिए ऑडिबल है। अस्सलाम यस सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ थैंक यू इफ़रा, बच्चे शुक्रिया। दानिश आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। सो आप सबको बाय द वे आज़ादी का दिन मुबारक हो। आप अपना जवाब मैसेज में दे सकते हैं अनलेस वी स्टार्ट द क्लास। एक्सक्यूज मी सर। यस यू आर एक्सक्यूज्ड। सर मैंने कल आपको वो अपना क्वेश्चन में जो है ना व्हाट्सएप किया था, आपने कहा था आप व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं वेरीफाई कर दूंगा। अगर आपका सही हुआ तब भी, अगर गलत हुआ तब भी, तो पॉइंटली वो अगर बता देते उसके बारे में, वो सही है ये या गलत आपका है। है या ये आपका है? सर ये मेरा है। ओके, मैंने रखे हुए हैं खोल के, जो मुझे तीन लोगों ने भेजे थे तो वो यही थे। सर मैंने भी भेजा था आपको। ठीक है सर, थैंक यू। आप ज़ईम बोल रहे हैं इसके अलावा? जी जी सर। ज़ईम आपकी फाइल भी खुली है, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा उसका नाम। थैंक यू। नादिर जी की जी। फाइल भी खुली हुई है। थैंक यू नादिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज़ादी के दिन क्लास ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है ना, जिस मकसद के लिए बना था वो भी अचीव नहीं हुआ। ये मुल्क बना था कि हम इंशाल्लाह इसको मुसलमानों की एक नुमाइंदा रियासत बनाएंगे जो लीड करे। और लीड करने के लिए अभी बहुत सी बातें हैं जो हमारे में कम हैं, जिस वजह से हम लीड नहीं कर रहे। तो ये क्लास ज़रूरी थी उसके लिए। उस तरफ एक स्टेप है कि आप में से शायद कोई फ्यूचर में लीडर बन जाए। लीडर डजेंट मीन पॉलिटिकल लीडर। जो भी आपका फील्ड है उसमें आप जो हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं, दैट इज़ हाउ यू कैन लीड द वर्ल्ड एक्चुअली। तो आप सबको एक बार फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है आप सर लोगों वो ने मुल्क की तरक्की सर वो के आप लिए दुआएं की होंगी जी। सर वो आपकी एक वॉइस भेजी थी, वो इनको सुनाऊं सारों को? थैंक यू, थैंक यू। तो let us start with the assignment questions I have received from few of you. तो ये मैश एनालिसिस की फ़ाइल खुली है, ये भेजी है हमें दानिश, आपने भेजी है? यस सर मैंने भेजी है। थैंक यू। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये एक तरह से हमारी रिवीजन हो जाएगी कि जो है मैश एनालिसिस जो है वो कैसे हमें उसमें उसके ज़रिए से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल 2 लूप्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं और इसमें 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं और 1 2 3 4 रजिस्टर्स हैं। हमें फाइंड करना है असाइन करंट इन क्लॉकवाइज। अच्छा, ये स्टेप्स लिखे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ब्रांच करंट्स फाइंड करें। ओके, I1 I2 और I3 फाइंड कर लें। इसको भी आपने I1 लिख दिया गलती से, मेरा ख्याल है ये I3 होना चाहिए था। यस सर ये I3 है। और एक में क्वेश्चन मैंने ये आपसे किया था ना भाई, अगर एक में हम क्लॉक वाइज लें और दूसरे में एंटी क्लॉक वाइज लें, जी अभी हम तो सॉल्व ये करते हैं। जी सर, जी सर। अभी हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो ये वो प्रॉब्लम है जो हमने दूसरे मेथड से ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और आज हम इस मेथड से कि अगर एक जो लूप 1 है वो क्लॉकवाइज है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी। तो पहला स्टेप था कि आप अपनी मर्ज़ी से करंट असाइन करें हर ब्रांच में। यस, असाइन करंट इन, आप आगे लिखते कि टू ईच लूप,
ओके, टू ईच लूप। तो दो करंट्स बन जाते हैं, एक इस लूप में है और दूसरा इस लूप में है। इस लूप करंट का नाम है I1, स्मॉल आई मीन लोअर केस आई है, और ये है लोअर केस I2। इन करंट्स के मुताबिक सेकंड जो स्टेप है वो है कि पोलैरिटीज असाइन की जाएं टू एवरी resistor in each loop as per the directions of clockwise and anti-clockwise or whatever the current you have taken। तो हमने क्या किया, हमने ओके राबीला, इन बेचारियों को पता नहीं नेट कहाँ चला गया है। शी हैज हैंग्ड समवेयर इन बिटवीन। ओके, तो इसमें हम देखते हैं पहले जो I1 है वो क्लॉकवाइज है, और उसके लिहाज से ये V1 जो है उस पे जो पोटेंशियल्स हम पोलैरिटीज असाइन करेंगे वो कैसे होंगी, वो होंगी कि जहाँ से करंट इस रेजिस्टर में एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, जहाँ से लीव कर रहा है वो नेगेटिव होगा। तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये यूं जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर तो वोल्टेज सोर्स है। दैट्स इट। सेकेंड लूप जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारे पास V, ये जो 4 नंबर रजिस्टर है, इसमें पॉजिटिव नीचे आएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ओके okay, it is actually पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज करंट अपवर्ड्स आ रहा है यहाँ से, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि करंट लेफ्टवर्ड्स आ रहा है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि करंट डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो इन पोलैरिटीज़ के मुताबिक हम चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, पोलैरिटीज़ अप्लाई करने के बाद अप्लाई KVL टू ईच क्लोज लूप इन। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, जब आपने कहा अप्लाई KVL, तो अप्लाई KVL में डायरेक्शन जो है वो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी कि इस लूप में क्लॉकवाइज है और इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज है। सो फॉर मैश 1 हमारे पास क्या है, ये E1 सोर्स है, और हम जो पोलैरिटीज लिख रहे हैं वो है जहाँ से हम इस कंपोनेंट में एंटर हो रहे हैं। सो इट इज़ नेगेटिव E1, पॉजिटिव V1, पॉजिटिव V3, पॉजिटिव E2 इज इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक। उसके बाद हमने देखा ये है -15 volts और ये पॉजिटिव 5 times I1, V is equal to IR, so it is I and this is R, so it is 5 ohms resistor multiplied by this this current I1, so plus 5 I1 प्लस V3 है, तो V3 की जगह पे हम लिखेंगे इसमें टोटल करंट और रेजिस्टर की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे दो करंट्स हैं, एक है I1 जो कि ऊपर से नीचे को फ्लो कर रहा है, और दूसरा है I2, ये भी डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है। तो दोनों करंट्स की वजह से हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं ऊपर। जब हम लूप 1 की बात कर रहे हैं या मैश 1 की, तो बेसिकली हमारा जो फ्लो है वो कुछ यूँ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे होंगे डाउनवर्ड्स आते हुए I1 की वजह से पॉजिटिव, I2 की वजह से पॉजिटिव। So it will be 10 I1 plus I2 plus 10 is equal to 0। ये प्लस 10 बाय द वे इस सोर्स का है। तो हमारे पास ये जो लूप 1 की इक्वेशन है ये तो बिल्कुल सही लिखी है आपने दानिश। और उसके बाद हम बात करते हैं लूप 2 की या मैश 2 की। तो मैश 2 में हमारे पास है पॉजिटिव E2 if you have started from the voltage source, yes you did, पॉजिटिव E2, ये एक पेज पे नज़र आने चाहिए ताकि ओके थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये रीडेबल है ना आप लोगों के लिए? यस सर। थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यस ये बेहतर हो गया अब। वेलकम राना आदिल साहब।
and welcome Mr. Bilal. Okay, so we have got positive E2, positive V4, positive V2, positive V3 is equal to 0. और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पॉजिटिव 10 यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अपवर्ड्स है। अपवर्ड्स जाते हुए पहले पॉजिटिव लिखा हुआ है, सो इट इज positive 4 ohms resistor multiplied by this current which is I2, so it is positive 4 I2। और उसके बाद यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, positive 6 I2। और उसके बाद है ये जो कॉमन रेजिस्टर है, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो थी V3, इसको हमने रिप्लेस करना है V इज इक्वल टू IR से। R इसका है 10 ohms, करंट है इसमें 2, और हमारा फ्लो क्या है, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स आते हुए I3 की I2 की वजह से भी पॉजिटिव है और I1 की वजह से भी पॉजिटिव है, सो इट विल बी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यू विल गेट द सिमिलर आंसर जो हमने अर्लियर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आया था। दिस वाज इट। दानिश, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, थैंक यू सर। आपका शुक्रिया। आपने जो कहा था उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करके मुझे भेजा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इसमें से कुछ फर्दर आपका अपना क्वेश्चन है तो पूछ लें दानिश, नहीं है तो फिर वैसे बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें आपने ठीक की हैं। बस सर यही वेरीफाई करना था भाई, ठीक है, अगर कोई बीच में मिस्टेक है तो वो मैंने आपसे वेरीफाई करना था भाई, अगर है तो आप बता दें। जी ऐसे तो बिल्कुल कोई नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। आपका एक करंट नेगेटिव आया होगा जो आपको पता चल गया कि आपने गलत डायरेक्शन फर्ज की थी उसकी, वो एंड पे आप ठीक कर लेंगे, ऐसा ही है। ये सर वो I2 मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज किया था और वहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आंसर आया उसका I2 का। दैट मीन्स कि ये क्लॉकवाइज होता तो सही होता, हमारा जो था वो जी क्लॉकवाइज आ सर। गया था, सही आ गया था पॉजिटिव, इसका मतलब हमने ठीक लिया था। जी सर। आवाज़ तो आ रही है सर। मैंने मैश एनालिसिस की 3rd एग्जांपल सॉल्व की थी, बट आई डोंट नो कि मैं वो, आपको वो मुझे भेजनी पड़ेगी बेटा पूछने के लिए। आप मुझे भेजेंगे इस तरह, मैं यहाँ पे खोल के उसको चेक करूँगा आपके सामने और बता दूंगा क्या गलती है। इफ़ यू हैव इट रेडी नाउ यू कैन सेंड इट ड्यूरिंग दिस क्लास एज वेल। आप उसे क्या कर लेंगे, सना शोएब, सॉरी सना शोएब बेटा, आप इसको कैम स्कैनर से जैसे पेपर किया था उस तरह करके तो मुझे भेज दें, मैं देख लेता हूँ। श्योर श्योर, थैंक यू। और उसको मैं चेक करके आपको इसी तरह बता दूंगा इधर ही। थैंक यू वेरी मच। और फिर है ज़हीम अब्बास साहब। ज़हीम अब्बास साहब ने भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है, ज़्यादा क्वेश्चन है ये एक सर से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन वो एंटी नंबर क्लॉकवाइज करना था। भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वही है जो अभी इन्होंने किया था? नहीं, ये नहीं वाला। नहीं सर, वो जो आपने लास्ट सर्किट कराया था ना, आपने कहा था उसको एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों ने करना है। ये वाला है। ये तो क्लॉकवाइज, जी जी, एग्जाम इससे आगे जाए ना, एंटी क्लॉकवाइज में वो मैंने इसी को सॉल्व आपने किया, वो दोबारा देख लें सॉल्व आप। किया हुआ है, मैं अभी देख लेता हूँ, नो एंटी प्रॉब्लम, क्लॉकवाइज में नो प्रॉब्लम, नो ये प्रॉब्लम। सो हमें मैश जो है ना इक्वेशंस, वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। शी इज़ ट्राइंग अगेन। रबीला बेचारी का नेट बहुत स्लो है, अल्लाह ताला इसको अच्छा फास्ट नेट दे। ओके, बट इट इज़ अप्रिशिएबल कि वो बेचारी कोशिश कर रही है। इनकी कोई जो दोस्त हैं, इनकी क्लास वालों हैं यहाँ पे, उन्हें बताएं कि वो अगर उनके लिए तरफ बहुत मसला है तो प्लीज़ वो इस पर सर ना खपाएं, बाद में इसको देख लें वीडियो लेक्चर। आई हैव सीन दिस कि वो पिछले तकरीबन 12 मिनट से तो कोशिश कर रही हैं लगातार क्लास ज्वाइन करने की। तो आस करके अगर ज्वाइन करना चाहती हैं, आसानी है तो कर लें, नहीं है तो वो परेशान ना हो अटेंडेंस के बारे में, और इसको इंशाल्लाह बाद में देख लें अगर उन्हें मसला है तो, वरना वो ज़रूर कोशिश करें। मुझे कोई मसला, मुझे कोई इशू नहीं है इससे। ओके, यू आर इन, वेलकम बेटा। आई हैव सीन इट कि आप काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं और आपका नेट का कोई इशू है। ओके, ये हमारे पास एक
क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग मैश एनालिसिस, और इसमें हमारे पास 3 लूप्स हैं। इसमें कुछ कॉमन रजिस्टर्स भी हैं। ये रजिस्टर V2 कॉमन है I1 और I3 में। इसका नाम नहीं रखा इन्होंने, पता नहीं क्यों। इसके पोलैरिटीज भी नहीं लगाई, पता नहीं क्यों। तो इट शुड बी V1, V2, V3 और V4 होना चाहिए था ये। इसके ऊपर प्लस माइनस हम खुद लगा लेते हैं। इसकी वैल्यू पता नहीं इन्होंने क्या किया इसको, तो देख लेते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं इस पे। V1 कॉमन है I1 और I2 में। तो लेट्स स्टार्ट फॉर मैश 1। मैश 1 ये है। उससे पहले हमने जो करंट फर्ज किए हैं, बाय द वे सॉरी, मैश 1 से भी पहले हम इन करंट्स के मुताबिक देखें पोलैरिटीज आपने ठीक लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं। आई हैव सीन इट कि आपने आपका क्या नाम है इधर, एक लड़का होता था इवनिंग BS 3rd का CR, नादिर। नादिर, आर यू देयर? यस सर। आप Yes, मुझे sir, बताएं I'm here. इन्होंने ये जो पोलैरिटीज लगाई हैं ये वाली लूप 1 में, वो सही है गलत है? बस ये बता दें। सर ये तो स्टार्ट पता चलेगा ना कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है। यहाँ से स्टार्ट लिया, ये क्योंकि करंट फर्ज कर लिया है। इस करंट के मुताबिक पोलैरिटीज लगाई हैं उन्होंने V1 और V2 में। ठीक है। बताएं। नेगेटिव पॉजिटिव। सर V2 की बिल्कुल ठीक लगी हैं, V1 की ठीक लगी हैं सर, बिल्कुल ठीक लगी हैं I1 की। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। इससे पहले मुझे किसी ने भेजा था क्वेश्चन, दानिश। दानिश आप बताएं लूप 1 में सही है पोलैरिटीज या नहीं? सर मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। सही नहीं है। नादिर को भी गलत ही लग रही है। और कौन यहाँ बोल रहा था? अजीम, क्या नाम था, मुझे भूल गया। सर जुहेब। जी जुहेब, बताएं प्लीज। सर गलत लगी हुई हैं। ज़हीम, आपको पता चल गया मसला क्या है? आपकी Yes, जो sir. आपकी जो पोलैरिटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि करंट जो आपका कन्वेंशनल करंट जो आपने फर्ज किया है वो हाई टू लो पोटेंशियल में जाए। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, सिमिलरली इधर भी। तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना चाहिए और दोबारा भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मुझे दोबारा भेजना है। आई विश आप मुझे दोबारा सॉल्व करके भेजें। इसमें ये रजिस्टर भी शामिल करें। मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अब आपने ठीक कर लिया। ओके, ओके सर। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं था, इसको हमने बंद कर दिया। और नादिर, आपको समझ आ गई थी गलती क्या है बाद में? यस सर, वो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अपने क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से देखता हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं होता, मैं आराम दैट से इज गुड प्रॉब्लम। अपने काम से कंसर्न होना चाहिए। या इट सर इज वो गुड दूसरों की प्रॉब्लम। चीज़ों में उसकी मतलब उसका अपना माइंड था, मैं अपने क्वेश्चन को अपने वो 1 मिनट के अंदर तो जज नहीं होता कि हम लोग किस तरह से। बाकी मेरा थोड़ा सा ज़रा माइंड इस मामले में थोड़ा कमज़ोर है। मैं जब तक आराम से उसको देखूँ नहीं 2-3-4 मिनट, तब तक मैं उसके कोई डिसीजन नहीं लेता, जी सोच के अच्छा मैं है वर्क ये, करता हूँ। बहुत अच्छी बात है जनाब। हम आगे चलते हैं, नींद आ गई मुझे। ओके, हमारे पास एक नया सर वैसे ही क्वेश्चन बस है कर देते हैं। जिसको मैश से सॉल्व नहीं, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। इंडिपेंडेंस डे पे तो बहुत ज़रूरी था ये क्लास, सच में। आपको पता है ना बाय द वे, जो अच्छा मुझे एक बात पहले कर लूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मुझे अपने टॉपिक पे भी जाना है। आई मीन अच्छा, यहाँ पे एक मसला है कि अगर कोई मुझे हाँ प्राइवेट में मैसेज करे तो सबको शो हो जाता है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ शेयर, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा था कि someone has sent me a text. Okay, are you sure about it? अच्छा, मैं बता रहा था कि आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं अब अगले दिन क्लास ना लूँ, तो मैंने 2 दिन ऑफ किए थे। देखें, आप लोगों की हर बात एक्चुअली मैं मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती ना। मसलन आप लोगों में से जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनको मुखातिब करूं तो उनका मसला होता है थ्रू आउट द वीक के मॉर्निंग में क्लास ना लें, हमारी जॉब है, जो कि एक जेन्युइन इशू इस सेंस में जेन्युइन है कि वाकई उन्होंने जॉब पे जाना होता है। आज का दिन जब छुट्टी है, अगर उस दिन मुझे कोई कहे कि आज का दिन तो फैमिली के लिए है, तो इट इज़ अनएथिकल in my version of responsibility and
अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स प्रॉब्लम्स। जैसे हम लोग समझते हैं कि जो जॉब करते हैं उनके इश्यूज हैं, जेन्युइन हैं, और फिर भी मैं ये मतलब मैं 13 महीनों से घर वाले हमसे बेजार है और हम घर वालों से, कहाँ से घर वालों के लिए टाइम आज। ये कुछ हैं बेटा ऐसे भी जिनके घर वाले चाहते हैं कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक बाय द वे। तो मैं ये कह रहा मेरे था, घर वाले तो हाँ मेरे घर वाले कहते कब यूनिवर्सिटी ओपन होगी, जा यूनिवर्सिटी जा, घर बैठ के दिमाग खा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मसला ना कि आज छुट्टी है, आज तो घर वालों को टाइम देना है। अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो किसी का, अगर किसी का ये जेन्युइनली इशू हो कि उसको घर वालों को टाइम देना था, तो वो कम से कम मुझे ना कहे, फिर वो समझे कि ये मेरा अपना जाती इशू है। जॉब जो है ना वो इस तरह का इशू है कि वो बेचारा उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, फैमिली में भी नहीं कर सकता, तो वो चुप रहे, फिर वो मुझे कुछ ना कहे और रिकॉर्डिंग सुन ले, क्योंकि हमें म्यूचुअल से चलना है। अगर मैं ऐसे और टाइम पे क्लास रखूं जो आपको सूट ना करे, जैसे मैंने क्लास रखी तो आप लोगों ने मुझे कहा कि 7:30 9:30 बजे क्लास ना हो, या मैं सूट नहीं करता, तो मैंने अब ऐसी क्लास नहीं रखनी। मुझे पता है कि आप लोगों में से स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स का इशू है कोई, तो ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन कहीं तो हमें मतलब जो है ना म्यूचुअली चलना पड़ेगा। तो अगर किसी का इस तरह का इशू है कि उसको छुट्टी वाले दिन घर वालों को टाइम देना होता है, तो वो उसे मैं ये तो नहीं रोकता कि ना दे, लेकिन वो हमें अपना काम ज़रूर करने दे। ओके, तो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि सही है कि नहीं है। इसको और अच्छा बनाना चाहिए था, इस फिगर को और भी अच्छा बनाना चाहिए था, ज़रा क्लियर, क्योंकि मैंने यहाँ पे शेयर करनी थी ये, या एटलीस्ट मैंने पढ़नी भी हो पेपर में भी, फाइनल में भी जब आप भेजें तो ऐसी क्लियर चीज़ें भेजें कि वो नज़र आ सकें। सो फॉर लूप वन हमने इसको दोनों में I2 है, नहीं ऊपर I1 है, ऐसा ही है? यस सर, ऊपर I1 है। थैंक यू नादिर। ये क्वेश्चन बाय द वे नादिर का है, अभी मैंने इसलिए उनसे पूछा है। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं और 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने एक करंट फर्ज किया है विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज इन लूप 1। उसके लिहाज से पोलैरिटीज चेक करते हैं। ये है ये करंट क्योंकि अपवर्ड्स आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सही है, लेफ्ट वर्ड्स आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सही है। बैटरी की पोलैरिटीज तो अपनी होती हैं पहले ही। ये डाउनवर्ड्स आएगा इधर से, पॉजिटिव नेगेटिव सही है, लेफ्ट वर्ड्स राइट वर्ड्स आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सही है। तो आपने I1 के लिए लूप 1 में जो पोलैरिटीज हैं वो तो सही लगाई हैं, ये अच्छी बात है। अब लूप 2 पे चलते हैं। लूप 2 में जो हमारा करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से ये अपवर्ड्स है, इट शुड बी पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप ऐसा ही हो, बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पे नजर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है जी। पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही, थैंक यू। पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही है, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव सही है, पॉजिटिव नेगेटिव सही है, पॉजिटिव नेगेटिव सही है। तो पहले स्टेप में तो आप कामयाब हो गए कि आपने 2 करंट फर्ज कर लिए और उनकी पोलैरिटीज सही लगा ली अपने करंट के मुताबिक, जो भी आपने करंट सपोज किया था उसके मुताबिक। मलिक साहब को वेलकम कर लें पहले। मलिक साहब वेलकम टू आवर क्लास। ये पूरा कौन सा मलिक है? अच्छा, ओके, सो वी हैव गॉट फॉर मैश 1 आपने इसको स्टार्ट किया है आई थिंक रजिस्टर 1 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इट इज पॉजिटिव VR1, क्योंकि ये इस तरह से हम जा रहे हैं। ये 2 है मुझे लग रहा है, 1 ये नहीं है सर। ये जो सबसे ऊपर है ना, मेरी सबसे ऊपर है वो R1 है, और जो मेरी लेफ्ट साइड पे है वो R2 है। आपने यहाँ से शुरू किया है, मैं ये कह रहा हूँ आपने यहाँ से शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ जो थोड़ा सा डॉट्स होगा ना, बिल्कुल सही। पॉजिटिव VR3, नेगेटिव E2, पॉजिटिव VR4, पॉजिटिव VR1 एंड नेगेटिव E2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले वाली पोलैरिटी आप लिख लें, इसका पहले पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ अब हम इन वोल्टेजेस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू करंट्स एंड रेजिस्टर्स। सो इट इज I1 R2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, I1 आपने लिखा हुआ है, ठीक है। I1 R2, उसके बाद है यहाँ पे 2 करंट्स हैं, क्योंकि आप लेफ्ट से एंटर हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इट इज I1 R3, और साथ ही आपके पास आना चाहिए था I2 आगे लिखा होगा R3। आगे कहाँ? आगे या शायद नीचे स्टेप में लिखा होगा।
मिस हो गया हाँ शायद। वही होना बिल्कुल चाहिए सर, था। ये सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में देखे ना, इसीलिए ये जो -5/2 लिखा हुआ है मैंने एंड पे थर्ड वाले जाके, हाँ लास्ट में हाँ ये जी, सही तो हो वो सकता है, लेकिन आप ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन देखने वाला है वो बिल्कुल, कंफ्यूज ना हो, ठीक है? वो बस वो अचानक ही नो मतलब मेरी प्रॉब्लम। नज़र पड़ी थी। सो इट आपकी नज़र हमेशा इस पर रहनी चाहिए, अचानक नहीं पढ़नी चाहिए। इट इज़ पॉजिटिव 5I1 एंड नेगेटिव 5I2, और फिर है नेगेटिव 30, और फिर है पॉजिटिव 4I1, और फिर है पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी रजिस्टर की कुछ 1 होगी शायद, सर 1 ही है, इसकी वैल्यू 1 इंटू ही है। I1 -20 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी सिंप्लीफाई करके। लेट्स टॉक अबाउट लूप 2। लूप 2 जो है आपका ये है, उसकी पोलैरिटीज हमने पहले चेक की कि ठीक लगी हुई हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम R2। R2 इज समवेयर हियर, ये ऐसा ही सर है, ऊपर वाला है, सर ऊपर वाला। ये वाला। ओके, हाँ जी, ये वाला। so coming from left, right to left, right to left, it is um, it is सर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जो यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जी यानी कि लेफ्ट टॉप से स्टार्ट किया ऊपर। यहाँ से, I2 नहीं सर, लेफ्ट टॉप से, ये लेफ्ट है, इसी से ऊपर ऊपर ऊपर, यस, यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से। वो तो लूप ही, वो तो कॉमन ब्रांच नहीं है ना दोनों में, यहाँ से क्यों कर दिया? कॉमन ब्रांच से स्टार्ट करना था। देखिए ना, मैं बताता हूँ आपको, ये लूप का मतलब है ये पूरा एक, ये एक, इसमें जो जो था लिखा आपने, लेकिन ये दीवार उसके हमसाये से मिल रही है बाय चांस, इसलिए उसकी चीज़ें भी लिख दी थी, ठीक है? सर ये आप मतलब ये ना 4 लूप थे, I1 I2 I3 I4, तो तो आपने आधा I1 ऊपर क्वेश्चन ही रह यहाँ पे गया। शो किया हुआ है। हाँ जी, सर ऊपर वाली एग्जांपल, ऊपर वाली तस्वीर देखें ना, उसमें I1 है, जो सबसे ऊपर वाला ना I1, यस ये I1 है। अब इसी के नीचे I2 है, इसी को मैंने नीचे दोबारा बनाया, I2 और I3 को बनाया। ये क्या कर दिया है? अच्छा, मतलब लेकिन वो मुझे मैंने इतना छोटे पता छोटे है, पार्ट्स बनाए ना एक मिनट, ठीक है, लेकिन पिक्चर। आपको शक्ल देखें ना, कन्फ्यूजन हो रही है, मैं इसको बंद करने वाला हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ ये बात कंप्लीट कर लूँ। अब ये लूप है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, हाँ ठीक है, इस लूप में आपने देखना है तो ये स्टार्ट होगा +3 से, और इसमें 2 करंट्स होंगे, एक ये वाला और एक कहीं और है इस तरफ, आप कह रहे हैं, पता नहीं। इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन माय डियर। आपको इस डायग्राम को दोबारा से बना के मुझे भेजना पड़ेगा इफ यू वांट मी टू चेक और डिस्कस। ओके, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, और हमारे पास है नेक्स्ट है nodal analysis. Those who have joined the class late should not be worried about it because they technically have एक्सक्यूज मी missed सर। nothing. Yes, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब कि ये ब्रांच करंट एनालिसिस में और मैश एनालिसिस में इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब अगर आप इसको, मतलब इसके जो कहते हैं ना, मतलब कोई 2-3 पॉइंट पंजाबी में या वो जो भी है वो अगर बता दें, ताकि हम लोग इसको जज कर लें कि हम लोगों ने अगर ब्रांच आएगा तो उस तरह से किस तरह करना है और मैश आएगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। thank you. Any volunteer who wants to answer? Any volunteer among this discussion group who wants to answer this question? No one? Okay, that is amazing. मेरी आवाज तो आ रही है आप सबको? 2 लोग बता दें मुझे प्लीज। यस सर, आ रही है आवाज। आपके अलावा 2 Yes, बताएं sir. ना। थैंक यू। यस सर, आ रही है। क्वेश्चन एक मिनट रिपीट कर दें। थैंक यू बेटा। इनका क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बताएं कि ब्रांच करंट एनालिसिस जो एनालिसिस तरीका है, उस एनालिसिस में और मैश एनालिसिस में फ़र्क क्या है? आप में से कोई फ़र्क बता सकते हैं? 2 या 3 या 1, जितने पॉइंट्स आपको पता हो, आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़, माइक इज़ ओपन फॉर यू। And if there is no one, then I will answer. मैं देता हूँ जवाब। Thank you very much. सर शायद एक में केवीएल लगता है और एक में केसीएल। मारिया शबीर is answering. एक में KVL लगता है और एक में KCL।
दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, लेकिन एक बात, लेकिन ये तो जो आपका है ना सॉल्व करते हुए एक मसला आता है जिस वजह से वहाँ KCL भी अप्लाई करना पड़ता है। आपका आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए था यहाँ पे कि मैश में सिर्फ KVL अप्लाई करना पड़ता है और ब्रांच करंट एनालिसिस में KVL और KCL दोनों अप्लाई करने पड़ते हैं, पर उसकी वजह है। सो आई विल नाउ, थैंक यू वेरी मच मारिया, आपने कोशिश की जवाब देने की। ये एक सर्किट है, अगर इसमें हम मैश एनालिसिस लगाएं तो यहाँ पे दो करंट हमें सपोज करने पड़ेंगे, एक इस लूप में और एक इस लूप में। और अगर इसी को मैं ब्रांच करंट एनालिसिस सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, मुझे 3 करंट सपोज करने पड़ेंगे। ये पहला फर्क है। नादिर समझ आया है पहला फर्क? जी सर। पहला ये है कि कितने करंट्स फ्लो कर रहे हैं, पहला फर्क ही ये है। और मैश एनालिसिस में जितने क्लोज लूप्स होते हैं उतने करंट्स सपोज करने पड़ते हैं। ब्रांच एनालिसिस में अगर मैं बिल्कुल ऐसे रफली बोलूं तो जितने लूप्स होते हैं उससे एक ज़्यादा करंट होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा जितनी ब्रांचेस होती हैं उतने करंट्स आपको सपोज करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्योंकि आपने जो KVL है, KVL का मसला है ये कि वो क्लोज लूप पे लगता है, चाहे आप ब्रांच करंट एनालिसिस मेथड पढ़ें या आप मैश एनालिसिस पढ़ें, आप जो भी एनालिसिस करें KVL की अपनी कंडीशंस हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने पहले पढ़ा है और ये टेक्निक्स बाद में पढ़ रहे हैं। KVL जो है वो हमेशा क्लोज लूप में लगता है और उसकी बाय डेफिनेशन KVL ये है कि सम ऑफ द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। तो क्लोज लूप जरूरी है। तो अब हम KVL जो है वो 2 बार अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 क्लोज लूप हैं। करंट्स 3 हैं पर KVL 2 बार अप्लाई हो सकता है। मैश में करंट 2 हैं और KVL भी 2 बार अप्लाई हो सकता है। तो ये KVL इंडिपेंडेंट है इन दोनों बातों से वैसे। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है ब्रांच करंट एनालिसिस में हमारे पास KVL जो है वो 2 बार अप्लाई होगा। वेरिएबल्स 3 हैं, हर KVL एक इक्वेशन देता है हमें जवाब में। तो 2 इक्वेशंस मिल गई लेकिन 3 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व करने के लिए आपको फिर तीसरी चीज लगानी पड़ती है, दैट इज योर KCL, ताकि 3 इक्वेशंस बन जाएं। अब वापस आते हैं। जो मैश एनालिसिस है उसमें जो पोलैरिटीज लगती हैं वो मैश करंट की वजह से लगती हैं। मतलब जो क्लोज लूप में आप करंट फर्ज करते हैं ना उसके लिहाज से पोलैरिटीज लगती हैं, उसके लिहाज से पोलैरिटीज लगती हैं मैश एनालिसिस में। जबकि ब्रांच एनालिसिस में जो पोलैरिटीज हैं वो ब्रांच करंट की वजह से लगती हैं। मसलन इस ब्रांच में एक करंट है, इस ब्रांच में एक अलग करंट है और इस ब्रांच में एक अलग करंट है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये हर इंडिपेंडेंट ब्रांच में इंडिपेंडेंट करंट के हिसाब से आप पोलैरिटीज लगाते हैं, प्लस और माइनस जो लगाते हैं। जबकि मैश में ये तो करंट होते नहीं है ब्रांचेस वाले, सिर्फ 2 करंट होते हैं लूप वाले, तो उनके लिहाज से पोलैरिटीज लगती हैं। दूसरा पॉइंट समझ आया नादिर? सर इसको आप अपने पेन के साथ वो ज़रा सा लिख के बताएं ना सर कि ये ब्रांच में इंडिपेंडेंट करंट की वजह से किस तरह लगाते हैं। You want me to write it? यस सर, आप ताकि वो पता भी चले ना कि आप सर किस चीज़ को, कर्सर जो है सर वो बार बार मूव करता रहता है तो। कोई बात नहीं जनाब। ये कर लें? यस सर, इस तरह ठीक है। मुझे ये करना चाहिए था, सॉरी। देखें अब ये मेरे पास क्या है, एक लूप है। अगर मैं इसको मैश एनालिसिस से कर रहा होता तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता, ये हम पढ़ लेते हैं। अगर मैश से करता, मैंने एक करंट फर्ज किया जो कि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज के लिहाज से यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव, वो तो ठीक है। नेगेटिव। जब इधर आएंगे यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, ये भी सही है। बैटरी में पहले जो लिखा हुआ है वही रहता है। अब दूसरे लूप की बात करते हैं। इस लूप में जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये क्योंकि क्लॉकवाइज है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ आऊंगा जब मैं तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा।
अच्छा, जवाब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेथड की बात हो रही है कि मैश एनालिसिस में जो आप प्लस माइनस लगाते हैं वो इस करंट की वजह से हैं। और एक और फर्क देखें, जो कॉमन रजिस्टर है इन दोनों में, कॉमन रजिस्टर जो है उसमें जब आप ब्रांच करंट एनालिसिस पढ़ते हैं तो कोई रजिस्टर कॉमन नहीं रहता, मतलब एक ब्रांच तो इंडिपेंडेंट होती है दूसरी ब्रांच से। इस ब्रांच में सिर्फ एक ही करंट था पहले ब्रांच करंट एनालिसिस में, जब मैं मैश से कर रहा हूं तो सूरत हाल बदल जाती है, इस ब्रांच में दो करंट्स हैं। ठीक है नादिर? ठीक हो गया। तो इसी लिहाज से जब, क्योंकि अब इस ब्रांच में अलग करंट नहीं है बल्कि इस ब्रांच में इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, मतलब रिजल्टेंट है, इसलिए इस ब्रांच के लिए अलग करंट नहीं चाहिए। इसी वजह से बस दो करंट काफी होते हैं मैश में, दो लूप्स में, जिसकी वजह से डायरेक्ट केवीएल अप्लाई करने से आंसर आ जाता है। जबकि शाबाश, वेरी गुड। फिर ये ऊपर जाके आपको दोबारा उधर क्लिक करना पड़ेगा। एक पेज सा मतलब एक पेज आ रहा होगा जो मतलब हाथ सा आ रहा होगा जो सर अप एंड डाउन करेगा पेज को, उसको क्लिक करना होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं उसे, ब्रांच करंट एनालिसिस में तीन अलग ब्रांचेस हैं, तीन अलग करंट्स हैं, उसके लिहाज से पोलैरिटीज है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल दैट। ओके, ये फर्क था। अब इसको मैं चाहता हूं कि मैं कर दूं क्लियर। देयर इज सम मैसेज, आई होप इट इज रेलेवेंट टू दिस डिस्कशन। नहीं बेटा, क्लास तो खत्म होएगी 3 बजे, स्टार्ट नहीं हुई, 3 बजे स्टार्ट हुई है तो 5 बजे खत्म होएगी। ओके, एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट। ओके, किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर दें। अच्छा, हम वापस आते हैं इधर अपने प्रॉब्लम पे। इसको क्लियर करने का था। क्लियर, ओके। और अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक पे जो आज का टॉपिक था, और वो है नोडल एनालिसिस। दिस इज न्यू थिंग फॉर यू एंड यू शुड बी हैप्पी कि आज की क्लास में आप कुछ नया भी सीखेंगे। ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ये वाला एनालिसिस। जैसे ब्रांच नहीं पढ़ा था, मैश आप लोगों ने ना किसी तरीके से एफएससी में यूज किया होता है, जब करंट के चैप्टर्स पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले। तो नोडल एनालिसिस इज अनदर analysis method to analyze a circuit which cannot be solved by simple methods like reduce and return. तो नोडल एनालिसिस जो है इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। ओके, सो वी हैव गॉट नोडल एनालिसिस, और इसके लिए हमें जो स्टेप्स हैं वो ये 4 स्टेप्स हैं सिर्फ। कुछ बातें शायद इसमें नहीं लिखी हूँ, साथ साथ आपको बता दूंगा मैं। ओके, तो पहला स्टेप है डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स। उसने नोड की डेफिनेशन बताने की कोशिश की है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। जिसे नहीं पता वो मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने मिड के बाद वाला, वहां तफसील से इस पे बात हुई है। पहला है नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करें। नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई कर लें। इसमें कोई बता सकता है इसमें कितने नोड्स हैं?
Is there anyone who wants to answer this question? सर 3 3 नोड्स हैं। 4 नहीं है? 4 कैसे सर? नहीं कैसे नहीं, आप बताएं 4 हैं कि नहीं बस? पर 3 है, 4 नहीं। बस ठीक है, सही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, कैसे तो मैंने नहीं कहा। ओके 3 नोड्स हैं, आगे चलते हैं। सिलेक्ट आर रेफरेंस नोड। अच्छा, एक नोड को आपने रेफरेंस नोड कहना है, किसी भी एक को कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप ग्राउंड वाले नोड को कहेंगे। ग्राउंड वाला नोड जो है, अगर आप उसको रेफरेंस नोड कहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप उसको उसके अलावा किसी को रेफरेंस नोड कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन आसान ये है कि आप हमेशा इस नोड को रेफरेंस कहें। टोटल 3 नोड्स थे मेरे पास, 1, 2 और 3। आपने क्या करना है, आपने इन नोड्स के नाम रखने हैं। जैसे इन्होंने 1, 2 लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूँ 1, ये साथ ही लिखा जाएगा वैसे। एनीवेज N1 का मतलब है नोड 1, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड 2, यहाँ पे लिखूंगा नोड 3। बाय द वे जो नोड 3 होता है, ये जो रेफरेंस नोड होता है, उसे हम N नॉट कहते हैं। प्लीज रीड इट एज नॉट, वो जो सबस्क्रिप्ट में VFVI के साथ होता है। ये N नॉट रेफरेंस नोड का नाम हमेशा हम N नॉट रखते हैं। दूसरी बात सुनिए, हर नोड को, अच्छा आगे बल्कि उसके स्टेप्स पढ़ते जाते हैं साथ साथ, इतनी भी क्या जल्दी है। तो हम वापस आते हैं इधर। सबसे पहला स्टेप क्या था कि डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स। उसके बाद आपने कहा सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड एंड लेबल ऑल अदर नोड्स। ये लेबल ऑल अदर नोड्स जो है, इसकी और मजीद तफसील भी है, उस पर चलते हैं। लेबल ऑल अदर नोड्स जो है, इसका एक और मतलब है। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि आप इस नोड समेत, इसका नाम N नॉट रखा है, इसका नाम N1 रखा है, इसका नाम N2 रखा है। किसी को भी 1, 2 तो आप किसी को भी कह सकते थे, लेकिन आपने नोड्स के नाम रख दिए। इसका नाम N नॉट है बाय द वे। हर नोड पे आपने, अगला स्टेप है एक जो मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने यहाँ नहीं लिखा हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि आप एक असाइन कर दें करंट टू ईच क्लोज लूप, या असाइन करंट टू ईच ब्रांच करंट एनालिसिस में या मैश में। तो इसी तरह से यहाँ पे नोडल एनालिसिस में हम कहते हैं असाइन अ वोल्टेज टू ईच नोड। हर नोड पे आपने क्या करना है, एक वोल्टेज लिखना है। आई मीन यहाँ पे आपने लिख दिया V1 इस नोड का वोल्टेज है, ये V2 है, इसका नाम इस नोड का वोल्टेज है। और यहाँ पे जो होगा उसे हम लिखते हैं V इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स, क्योंकि ग्राउंड पे हमें पता है पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए इसको हमने 0 वोल्ट्स कह दिया डायरेक्ट। ओके, अब हम आगे चलते हैं और मुझे क्या करना है, नोडल एनालिसिस के जरिए से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट मी टेल यू, सॉल्व का मतलब क्या होता है। सॉल्व का मतलब होता है कि आपने इसमें जो अननोन्स हैं वो फाइंड करने हैं। अननोन्स क्या हैं, इन रेजिस्टर्स के ऊपर मुझे करंट नहीं पता इनमें से, और ना ही मुझे इनके ऊपर वोल्टेज पता है। जब मुझे करंट या वोल्टेज नहीं पता तो उनको फाइंड जब मैं कर लूंगा तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के 2 जगहों पे ये कंप्लीट हो सकता है। एक पहले स्टेप पे कंप्लीट हो सकता है। पहला स्टेप ये होता है, क्वेश्चन लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन दिया हो और साथ लिख दें फाइंड द नोडल वोल्टेजेस। तो आपने कहा ये 0 वोल्ट्स है, फाइंड हो गई। इन 2 वोल्टेजेस को जब आप फाइंड कर लेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन मुकम्मल हो सकता है। या अगर कह दें यूजिंग नोडल एनालिसिस, या कह दें यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट्स थ्रू ईच रेजिस्टर, या कह दें यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो ये इस तरह से डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस मेथड के जरिए से।
तो नोडल एनालिसिस का पहला स्टेप था कि आप नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करें कितने हैं, तो आपने कहा 3। फिर ये था कि हर नोड पे, हर एक नोड को रेफरेंस नोड कहते हैं। आमतौर पे हम किसको रेफरेंस नोड कहते हैं? जो ग्राउंडेड होता है। और हर नोड का नाम रख दें, इसका नाम n0 रखा, इसका नाम n1 रखा, इसका नाम n2 रखा। और हर नोड पे एक पोटेंशियल जो है वो उसको असाइन कर दें। इसको मैंने V1 वोल्टेज असाइन कर दिया, इसको V2 असाइन कर दिया, और इसको V0 को 0 वोल्ट हम कह रहे हैं। इसके बाद हमने अप्लाई करना है KCL। लिखा हुआ है KCL अप्लाई करें। रेफरेंस नोड पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? देखें आप, टोटल 3 नोड्स हैं। एक को तो आपने 0 वोल्ट कह दिया, बाकी बचे 2 वोल्ट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, 2 V1 और V2 जो है 2 वेरिएबल्स हैं। इनको फाइंड करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस ही काफ़ी हैं। तो सिर्फ 2 नोड्स पे ही आप KCL अप्लाई कर दें, तो आपके जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आप निकाल सकते हैं यूजिंग 2 नोड्स ओनली। तीसरे पे कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता दूं, इस नोड का इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन इस पे इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ भी जब आपने KCL अप्लाई करना है तो आपको एक मसला दरपेश आएगा। हम उस मसले की बात भी हमें साथ ही कर लेनी चाहिए। मैं आपको अगर बुक पे ले जाऊं तो बुक में ये चैप्टर नंबर है आपके पास 8। शायद हाँ, 8 नंबर चैप्टर है। इनको पहले ग्रुप में शामिल कर लें। ये हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड सिलेक्टेड टॉपिक्स DC सर्किट्स में। और हमारे पास हम सॉल्व कर रहे हैं नोडल एनालिसिस, और इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये हैं। पहला स्टेप है डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स। लेट मी प्लीज मैग्नीफाई इट अ बिट। ओके, डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स विद इन अ नेटवर्क। एक क्वेश्चन, नेटवर्क का मतलब है जैसे लूप, मैश का मतलब है ना ये एक, ब्रांच का मतलब है ये एक। इस तरह नेटवर्क का मतलब है कि पूरा सर्किट। नेटवर्क का मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स विद इन अ नेटवर्क, आपने टोटल नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए। पिक का रेफरेंस नोड, एक रेफरेंस नोड लें एंड लेबल each remaining node with a subscripted value V1, V2 and so on. Number 3, apply KCL। इस पे तो हमें एतराज नहीं था, ये तो वहां भी लिखा हुआ है। इसकी तफसील नहीं लिखी थी वो, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। अप्लाई KCL at each node except the reference node। ये बात तो कॉमन है। Assume that, आपको पता है ना बाय द वे KCL है क्या? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब है कि आपने बताना है कि इस नोड में टोटल कितने करंट्स हैं, उनमें से जो इनवर्ड्स हैं वो इक्वल के एक तरफ आएंगे, जो आउटगोइंग है वो इक्वल के दूसरी तरफ आएंगे। मतलब समेशन I in इज इक्वल टू समेशन I आउट। ये आपने इक्वेशन यूज करनी है। तो अप्लाई KCL एट ईच नोड एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड। अस्यूम दैट all unknown currents leave the node for each application of KCL। हम इस पे वापस आते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसके मुताबिक ही जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई नोड 1 पे इक्वेशन लिखना चाहता है तो गौर से देखें, इस नोड पे ये क्या है? ये एक करंट सोर्स है 5 एम्पेयर्स का। इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट इस एरो से, जैसे बैटरी की पोलैरिटीज कंफर्म पता होती हैं, उसी तरह जो करंट सोर्स है
हमें पता होता है कि करंट सोर्स की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर है, तो ये करंट इधर है। लूप 1 के लिए ये इनपुट करंट है, इनवर्ड्स करंट है, और ये जो करंट है एक इस रजिस्टर में से गुजर रहा 2 ओम्स वाले में से और यहाँ पे 4 ओम्स वाले में से। हम इस बात के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हैं कि 4 ओम से जो करंट है वो टूवर्ड्स नोड 1 आएगा या अवे फ्रॉम नोड 1 जाएगा। इसी तरह से ये जो करंट इस रजिस्टर में है, हम इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है कि ये करंट जो है वो डाउनवर्ड्स आएगा या अपवर्ड्स आएगा। आपको मसला समझ आ रहा है? जहां पे करंट सोर्स नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये इस नोड से बाहर जा रहा है या एंटर हो रहा है। डू एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? यस सर। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज मुझे अभी बताएंगे बात, क्योंकि ये सबसे अहम बात है कि आपको। सर रिपीट करें, जी बेटा क्या हुआ? रिपीट करें सर इसको फिर से। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से देख लूँ। ये भी यही कह रहे हैं कि समझ आ गया कह रहे हैं। श्योर बेटा कर देता हूँ, गौर से देखें। यहाँ पे 3 नोड्स थे, इस पे हम सब मुत्तफिक हैं। ये अच्छी बात है कि हम सबको पता है नोड्स कितने होते हैं। एक रेफरेंस नोड है, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि हमेशा रेफरेंस नोड जो है वो ग्राउंड वाले नोड को कह दें। बाकी बच गए 2 नोड्स। ये एक नोड है, इस पे आपने KCL अप्लाई करना है। KCL होता क्या है? वो है समिशन ऑफ आई इन इज इक्वल टू समिशन ऑफ आई आउट। एक करंट इनवर्ड्स है, बाकी 2 करंट्स की डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है। जब तक हमें ये पता नहीं है तो हम इक्वेशन इक्वल के किस तरफ लिखेंगे, इसे इनपुट की तरफ या आउटपुट की तरफ? ये मसला है। जब आपने नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है तो जो करंट सोर्स से नहीं आ रहे उनकी डायरेक्शन के बारे में हमें कंफर्म नहीं होता कि वो करंट्स किधर हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें एक अजम्पशन पढ़नी है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी थी, बुक में लिखी हुई है। बुक में लिखा हुआ है कि आप KCL तो ज़रूर अप्लाई करें हर नोड पे, रेफरेंस नोड के अलावा। यहाँ तक सही है। साथ ही फर्ज करें कि जो अननोन करंट्स हैं वो उस नोड को लीव कर रहे हैं जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोड 1 को स्टडी कर रहे हैं तो नोड 1 के साथ जिन करंट्स की डायरेक्शन आपको पता नहीं है वो इस नोड को लीव कर रहे हैं। ये अजम्पशन है। आप बाय द वे अगर यहाँ जैसे हम KVL में या KCL में थे, कह रहे थे कि आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन ऑफ करंट फर्ज कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ पे ऐसी कोई मर्जी नहीं है। KCL में आपने क्या करना है? आपने जो करंट्स आपको नहीं पता उनको आउटगोइंग करंट समझना है। तो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ये नोड 1 है, इस पे एक करंट तो करंट सोर्स से आ रहा है ऑफ 5 एम्पियर्स, और एक करंट जो है वो 4 ओम्स वाले रेजिस्टर में से नोड 1 की तरफ आएगा या नोड 1 से बाहर जाएगा। हमें पता नहीं है अभी, तो हम फर्ज करेंगे कि ये नोड 1 से बाहर जा रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव रेड। assume that all unknown currents leave the node for each application of KVL. हमने क्या फर्ज किया कि ये करंट जो है जिसका नाम हमने I2 रखा है, ये लीव कर रहा है नोड 1 को, क्योंकि हम नोड 1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं, KCL अप्लाई करना चाहते हैं। सिमिलरली ये करंट जो है ये भी लीव कर रहा है नोड 1 को। ओके, और क्या हुआ? और ये हुआ कि हमें इस करंट को और इस करंट को दोनों को समेशन आई आउट में लिखना पड़ेगा, और समेशन आई इन को के लिए हमें 5 एम्पियर करंट लिखना पड़ेगा फॉर नोड 1। तो आप देखें, फॉर नोड 1 I1 which was 5 amperes, I mean is input current,
और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट। एक वो करंट जो आपने इधर फर्ज किया, एक वो करंट जो आपने इधर फर्ज किया। क्योंकि इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन हमें पहले से पता नहीं थी, यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं था, इसलिए हमने करंट को अज्यूम करना है। और अज्यूम कैसे करना है? दैट इट इज लीविंग द नोड वी आर वर्किंग विद और वी आर स्टडिंग। यहां से एक और इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है, वो ये है कि ये जो 5 है ये तो करंट है, उसकी वैल्यू है 5 एम्पियर्स। I2 जो है वो क्या है? वो करंट है, वो करंट है थ्रू रेजिस्टर 4 ohms। हमें पता है यूजिंग V इज इक्वल टू IR और इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ohms। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रैवल करता है, क्योंकि हमने फर्ज किया करंट इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल कितना है? दैट इज V1। राइट साइड पे पोटेंशियल कितना है? दैट इज V2। सो I2 using Ohm's law, V is equal to IR is actually V1 minus V2 over R, that is 4 ohms। आप में से कोई स्टूडेंट इसको ये बात समझ ना आई हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन है किसी का अभी तक यहां से? ओके, क्या नाम है इसका? नादिर, आपका क्वेश्चन है इसमें? नो सर। आपको समझ आ गया? यस सर, ये क्लियर है। वेरी गुड। और अब बात सर एक करते हैं दफ़ा तो एक्सक्यूज मी सर जी। ये सर V1 माइनस V2 जो है वो इक्वल होगा 4 ओम के, थोड़ा सा अगर नो नो repeat नो कर नो देते नो तो। नो नो नो, देखें करंट और रजिस्टर तो बराबर नहीं होते ना। यस सर। V1 माइनस V2 वो पोटेंशियल है जो इस रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है, तो ये बात सही है। सही है सर। ओके सर, थैंक यू। अब चलते हैं हम नोड 2 पे। नोड 2 पे टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 और 4। तो जाहिर है करंट्स भी 4 होंगे। इसमें से 2 करंट्स तो वो हैं जो करंट सोर्सेज से आ रहे हैं। आपको पता है कि ये 10 एम्पियर करंट नोड 2 में एंटर हो रहा है। आपको पता है कि ये 5 एम्पियर करंट जो है वो नोड 2 से लीव कर रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि 4 ओहम रेजिस्टर में करंट जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। 6 ओहम्स रेजिस्टर में भी आपको नहीं पता कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो किधर है। जब नहीं पता होता तो आपने फर्ज करना है करंट। आपने क्या फर्ज करना है? आपने फर्ज करना है कि जो आपका करंट है क्या कहते हैं उसे, 6 ओहम्स रेजिस्टर से ये लीव कर रहा है, एरो डाउनवर्ड्स है इसका। और इस ब्रांच में आपने क्या किया हुआ है? इस ब्रांच में आपने जो करंट है वो फर्ज करना है कि ये क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ये गलत लिखा हुआ है इसमें। आई मीन गलत अगर नहीं कहना आपने कम से कम, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो चलता आ रहा है उसके कम से कम खिलाफ है। बेसिकली हमारे 3 करंट्स आउट गोइंग हैं, याद रखिएगा। इसने ऐसा क्यों किया मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करेंगे, आप इस करंट को इधर फर्ज करेंगे। क्यों? सवाल ये है इसलिए कि आप जब लूप नोड 2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट जो है
वो इस जो रजिस्टर है जो कि कॉमन है दोनों नोड्स के दरमियान, उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पता तो आपने क्या करना है, आपने इसको आउटगोइंग सपोज करना है। यही मैंने आपको बताया है। इसकी आप इंग्लिश पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी, हम कह रहे हैं कि assume that all unknown currents leave the node for each application of KCL। इसका मतलब है कि अगर पहले जो आपने KCL अप्लाई किया उसमें कोई फर्ज की भी थी डायरेक्शन, तो इस KCL में नए सिरे से डायरेक्शन फर्ज करें, चाहे वो सेम ही बन जाए। नादिर समझ आ रहा है? जी जी सर। तो यहाँ तो डिफरेंट बन रही है ना, सेम भी बन रही हो, आपने इंडिपेंडेंटली इसको फर्ज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, फिर मैं यहाँ भी ठीक करता हूँ इसको, हमारे पास बनेगा, इसको ये क्या कह रहे हैं, फॉर नोड 2। ये बन जाएगी कहाँ I4। लिखा है? इधर लिखा हुआ है I4। सर I2 उस तरफ चली जाएगी ना, माइनस हो जाएगी, मतलब उस तरफ जाके प्लस होगी। I1 प्लस I5 प्लस I2, अगर हम लोग इस आउटवर्ड एज्यूम करते हैं। आप समझे, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, और वहाँ पे आ जाएगा I2 उस तरफ। उसके मुकाबले में यहाँ क्या है, प्लस I2। सर जी पेन यूज़ करो, ये आप ये इसको स्ट्रेट वाला यूज़ कर रहे हैं। एक पेन का भी ऑप्शन है, वो यूज़ करें, इससे वो घूम जाएगा। वेयर इज पेन, ये वाला कुछ नहीं। तो एक लाइन, मतलब पेन की तरह से ना एक लाइन आ रही होगी, उसके ऊपर फिर कलर के भी शेप्स आ रहे होते हैं कि आप उसके ऊपर कलर्स कौन सा करना चाहते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है ना सर ऊपर, यू आर मोहम्मद सदीक स्क्रीन, यहाँ पे जाएं तो फिर वो आ जाते हैं सर। क्लिक करने की जरूरत नहीं, कर्सर को उधर ऊपर लेके जाएं जैसे। समवेयर हियर, सर ऊपर ऊपर। ऊपर कहाँ? सर मतलब आप अपने स्क्रीन के टॉप के ऊपर लेके जाए ना कर्सर को, ले गया, और ऊपर लेके जाए। हाँ यहाँ पे सर आएगा, आप देखिए। वो मेरे इधर आ जाए शायद, नीचे करने से। बिल्कुल आपको शो होगा ये, क्योंकि सर आप उसके ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आता। मुझे भी नज़र नहीं आता जो आपको नज़र नहीं आता। खैर है, कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर लेते। वो यहाँ से आ जाएगा वैसे ही मेरा ख्याल है, या मोर से शायद कहीं से आता हो। खैर कोई बात नहीं, हमें उसकी क्या ज़रूरत है, हमारे पास तरीके हैं। वी हैव गॉट मैथड्स, मैनी मैथड्स। मैंने सुना था कि होता है, लोग लिखते हैं उससे। यस सर होता है ऊपर, मैं कल इसको यूज़ की तो कल मैंने लिखा है उसके ऊपर। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि होता है। चलो कोई बात नहीं, जब आप परसों यूज़ करें तो मुझे बताना फिर। ये पेन नहीं है ना, और क्या है ये? हाँ जी बिल्कुल यही वाला। अब इसको लिखें ना, लिखा जाएगा। जी लिखा जाएगा, मैं लिखूंगा तो क्यों नहीं लिखा जाएगा। ये क्या है? I2 2। थोड़ा सा गलत भी हो गया, फिर इसको सेट भी करना पड़ेगा। अब ये I2 खराब हो जाएगा। मैं तो घुमन साहब थे ना, कम्मा जी रहन दे। इसको मैं करता हूँ, एक मिनट ज़रा। ओके बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि आप नोडल एनालिसिस जब अप्लाई करते हैं तो नोडल एनालिसिस में आपके पास जितने नोड्स होते हैं उनमें से एक रेफरेंस नोड है, बाकी सब पे आपने KCL अप्लाई करना है। KCL अप्लाई करते हुए आपने, अगर करंट सोर्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता होगी। अगर करंट सोर्स नहीं है, कोई रजिस्टर है, तो वहां पे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता नहीं होती। जब डायरेक्शन ऑफ करंट पता ना हो तो आपने क्या करना है, आपने करंट फर्ज करना है। फर्ज कैसे करना है? दैट इट इज लीविंग द नोड। फॉर एग्जांपल फॉर नोड 1 इट इज लीविंग द नोड, ये आपने फर्ज किया है।
there was someone writing. बेटा आप ना रहे इस क्लास में, आपको क्या जरूरत है इस क्लास में होने की? आप जो क्लास 15 को होगी ना कल, उसमें आ जाइएगा, कल भी होनी है इंशाल्लाह। आप लीव कर जाएंगे क्लास। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको नहीं खुद निकालता, लेकिन आप चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप अपनी जो कोई और ज़रूरी काम है वो कर लें। थैंक यू। ये कौन है? किस क्लास का है ये? मॉर्निंग का या इवनिंग का? सर हमारी क्लास का तो नहीं है। मॉर्निंग से है कोई यहाँ पे? सर इवनिंग से सर तो नहीं हमारे है ये। नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ये है कौन? सर मॉर्निंग में इस नाम का कोई लड़का नहीं है। सर मॉर्निंग में ऐसा लड़का कोई नहीं है। अच्छा, तो ये सर आप इसको वो जानवर कर देना, तबीयत नहीं, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन ये क्या क्लास का नहीं है? ये लड़का किसी भी क्लास से नहीं है। सर हमारी क्लास का नहीं है। सर मॉर्निंग वाली हमारी क्लास का भी नहीं है। सर ये BS3 मॉर्निंग से भी नहीं है। सर ये BS4 इवनिंग से भी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ है नहीं, चला गया होगा क्या इसलिए? चले खैर है, जो भी है, इससे मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी को क्लास से एतराज़ हो तो वो क्लास में ना रहे। मुझे कोई शौक नहीं है क्लास से निकालने का ना किसी को। चला गया है बस, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है मुझे। आई एम कंफर्टेबल विद दिस। ओके, तो हम आगे चलते हैं। क्या है कि हम पढ़ रहे हैं नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस के स्टेप्स ये थे: डिटरमिन द नंबर ऑफ नोड्स। हमने आइडेंटिफाई किया 3 नोड्स हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करें एक रेफरेंस नोड, प्रेफरेबली जो ग्राउंड वाला नोड है उसको आप रेफरेंस नोड कह दें, और वो रेफरेंस नोड जो है वो हमने इसको कह दिया है। और उसके अलावा जो बाकी नोड्स हैं उनके हमने नाम रख दिए N1, N2 या 1, 2, 3 और whatever that is। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन नोड्स पे जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हर नोड को एक वोल्टेज असाइन करना है आपने। फॉर एग्जांपल V1, V2 एंड सो ऑन। इसके लिए वोल्टेज जो है वो 0 होता है। ये 0 यूज़ भी किया हुआ है लेकिन लिखा नहीं है इसने यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका पोटेंशियल जो है वो 0 है, और इन नोड्स पे जो आपने है पोटेंशियल्स लिख देने हैं V1 और V2। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे कि हमें KCL अप्लाई करना है। KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। अगर आप रिवाइज करें अपने जहन में तो आपको पता चलेगा, ये कहता है KCL कि किसी भी पॉइंट पे, या अदरवाइज कहता है एट एनी नोड, किसी भी नोड पे सम ऑफ करंट्स 0 होता है। सम ऑफ करंट 0 होता है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी कि सम ऑफ इनपुट इनवर्ड्स इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स। तो हमारा जो नोड 1 है उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से करंट इनकमिंग हैं और कौन से करंट्स आउटगोइंग्स हैं। अगर तो कहीं पे करंट सोर्स कनेक्टेड है तो फिर तो इजी है। करंट सोर्स जो है वो खुद जो है अपनी डायरेक्शन बता रहा होता है कि करंट किधर जा रहा है। सो फॉर नोड 1 ये जो करंट है जिसका नाम I1 है, ये इनवर्ड्स है टू दिस नोड 1। तो समेशन ऑफ I इन जो है उस तरफ I1 आ जाएगा। और उसके अलावा क्या होता है, उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं। अजान की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो सुन लें फिर। नमाज पढ़ने जाओ, पूछो।
पूछ लेना तब जाओ, जब नमाज पढ़ने जाओ तब पूछ लेना, फिर भी ना आया तो जाके ले आएंगे। अशहदु We will resume after azan. Thank you. ओके, लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन। तो हम बात कर रहे हैं कि नोड 1 पे एक करंट तो डायरेक्शन हमें पता है, बाकी नहीं पता। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि अजम्पशन क्या है कि आप जब केसीएल अप्लाई कर रहे होंगे, अज्यूम दैट ऑल अननोन करंट्स लीव द नोड। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, ये करंट अननोन है, ये लीव कर रहा है, ये करंट अननोन है, ये भी लीव कर रहा है। जब ये करंट लीव कर रहा है तो हमारे पास I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, समेशन I इन इज इक्वल टू समेशन I आउट। ये जो करंट की वैल्यू हो वो डायरेक्ट लिख देते हैं। जिस करंट की वैल्यू पता ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो V1 शुड बी हायर पोटेंशियल देन V2, तभी करंट इधर जा रहा है। जो आपने फर्ज किया है, जैसे पोटेंशियल बैटरी का जो है वो आपको बता देता है कि करंट किधर जाएगा, या जब करंट हो तो उसके लिहाज से आप पोलैरिटीज लगाते हैं कि प्लस कहाँ लिखना है, माइनस कहाँ लिखना है। इसी तरह अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं, आई मीन एटलीस्ट यू मे थिंक अबाउट इट कि V1 शुड बी हायर पोटेंशियल देन V2। सो I2 की जगह पे अगर मैं V इज इक्वल टू IR से लिखना चाहूँ, I इन टर्म्स ऑफ V एंड R, सो इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। ये V2 माइनस V1 नहीं हो सकता, ये V1 माइनस V2 है। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R विच इज 4 ohms प्लस I3 ये करंट है। I3 के एक एंड पे कितना पोटेंशियल है, V1, और दूसरे एंड पे कितना पोटेंशियल है। मैंने बताया था कि जो रेफरेंस नोड होता है वो आमतौर पे आप ग्राउंड लेते हैं और उस पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट्स लेते हैं। सो इट इज V1 minus 0 divided by 2 ohms. Okay, now let's talk about reference number, node 2. नोड 2 जो है इसमें दो करंट सोर्सेज हैं, एक ये वाला 10 एम्पेयर्स का और एक ये 5 एम्पेयर्स का। इनके करंट्स तो हमें पता है, तो I1 और I4 दोनों जो हैं, इनमें से I4 जो है वो इनवर्ड्स है और I1 जो है वो आउटगोइंग है। तो हमारे नोड 2 में एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड प्लीज। हेलो, वेल, वापस आते हैं हम अपने काम में। तो ये है हमारे पास इनवर्ड्स करंट, I4 जो है वो इनवर्ड्स है और I1 जो है वो आउटगोइंग है। बाकी बच गए दो करंट जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमें इन दोनों करंट्स को फर्ज करना था कि ये करंट भी आउटगोइंग है और ये करंट भी आउटगोइंग है।
अच्छा, हमने ऐसा फर्ज क्यों करना था मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ लिखा हुआ है, इसे दोबारा पढ़ते हैं कि assume that all the unknown currents are leaving, leave the node। आगे लिखा हुआ है for each application of KCL। जितनी बार आप KCL अप्लाई करेंगे उतनी बार ये फर्ज करेंगे कि जो अननोन करंट्स हैं वो आउटगोइंग हैं। मसलन मैं KCL दूसरी बार अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे दूसरी बार इसके लिहाज से दोबारा से ये फर्ज करना था ये करंट आउटगोइंग है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर मैंने ऐसा फर्ज किया होता तो क्या चेंज आती, यहाँ पे पहले मैं वो लिख लूं और उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या फर्ज करना था, एक्सक्यूज मी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमने सपोज करनी थी। क्यों सपोज करनी थी? क्योंकि हमने यही सीखा है कि जो आपको करंट नहीं पता वो आप फर्ज करें, और फर्ज करें कि दैट करंट लीव्स द नोड एंड इट हैज टू बी assumed फॉर ईच एप्लीकेशन ऑफ KCL। दूसरी बार KCL अप्लाई कर रहे हैं उसके लिहाज से अपने उसके डायरेक्शन ऑफ करंट फर्ज करनी है। तो हमारे पास टोटल एक करंट इनवर्ड्स है और 3 करंट्स आउटगोइंग हैं। तो इसको मैं लिखूं अगर, तो मुझे यूं लिखना चाहिए था कि यहाँ पे इनवर्ड्स करंट सिर्फ I4 है और ये करंट इनवर्ड्स नहीं है, रादर ये करंट जो है वो पॉजिटिव I2, रादर ये करंट जो है वो आउटगोइंग है। जब मैं यूं फर्ज करता तो अब हम देखते हैं कि इसकी जगह पे क्या आ जाता है हमारे पास, 10 एम्पेयर्स करंट की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 10 एम्पेयर्स। सॉरी, इसको भी मैं हाइड कर दूं। ओके, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है, I4 की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स I1 विच इज 5 एम्पेयर्स, आपने 5 एम्पेयर्स लिख दिया, प्लस I5 क्या है, ये करंट है। I5 जो है इसके ये करंट कहाँ है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड्स है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 माइनस जो यहाँ पोटेंशियल है, और यहाँ कितना पोटेंशियल है, रेफरेंस नोड पे पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट्स। रेफरेंस नोड पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट्स है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट्स है, यहाँ पे V2 है, तो करंट इन दिस रेजिस्टर कैन बी रिप्लेस्ड by V is equal to IR, I is equal to V over R, that V means potential difference, so V2 minus 0 divided by 6 plus तीसरा जो रेजिस्टर है जो कि 4 ohms वाला है, उस पे हमारे पास क्या है, I2 करंट है, और ये जो I2 करंट है इसको हमने सपोज किया है कि इट इज लीविंग द ग्रुप। वाई हमने ऐसा क्यों सपोज किया, क्योंकि हमें यही सीखा है कि आपने हर बार जब KCL अप्लाई करना है तो हर बार आपने जो करंट नहीं पता उनको यही सपोज करना है दैट दे लीव द नोड। तो यहाँ पे मेरे पास जो करंट मुझे नहीं पता था, मैंने फर्ज किया कि इट इज लीविंग द नोड। व्हेन इट इज लीविंग द नोड तो मेरे पास यहाँ पे जो इसका जो हाई पोटेंशियल है वो ये वाला है और लोअर पोटेंशियल जो है वो ये वाला है। सो इट इज हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, so it is V2 minus V1 divided by इस रेजिस्टर की वैल्यू which is 4। ओके, उसके बाद आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगी। you may be surprised to know this कि जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो तब यही इक्वेशन बननी है। मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा होना है। इसको मैं सेव कर लूं एक सेकंड के लिए, ओके, और साथ ही मैं इसको सब कुछ को जो मैंने लिखा है उसे क्लियर कर दूं तो आपको समझ आएगा कि फाइनल इक्वेशन हमारी भी वही बनेगी जो उनकी बनी है। कैसे, लेट मी क्लियर इट वेल। देखें, इन्होंने इस वोल्टेज को इधर लिखा हुआ है, जब इधर लिखा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन्होंने पिछले वाली फर्ज की थी, वो क्या थी, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट के लिए हाई पोटेंशियल V1 है, इन्होंने V1 माइनस V2 लिखा है और इक्वेशन के इस तरफ लिखा है।
हमने इक्वेशन के उस तरफ लिख के लिखा था v2 माइनस v1, तो वो माइनस समझ ले, कॉमन ले लिया जैसे। तो दोनों मेथड्स से जवाब तो ठीक आ जाएगा, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट ये है कि आप हर नोड पे अलग से करंट्स फर्ज करें। अगर आप चाहते हैं कि जो एक बार फर्ज कर लिया है कॉमन नोड्स में वो वही रहे, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि आपने इसे एरो से पता चलेगा ये इनवर्ड्स है, और साथ ही आपको क्या होगा, इनवर्ड्स पता चल जाएगा, और साथ ही आपने फिर लिखना इस तरह है कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो आपका जवाब जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और जवाब आए हुए हैं इसके। इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व इट आई कैन, सो लेट्स ट्राई इट ऑन मैथमेटिका। प्रोग्राम हमारे पास पहले ही बना हुआ पड़ा है एक, उसमें सिर्फ चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मीनवाइल आई वुड आस्क यू गाइस, वन ऑफ यू टू डू व्हाट, टू यहाँ पे थे हम, to please write down these equations. Minus 3v1 minus v2 is equal to 20. Minus 3v1 plus 5v2 is equal to 60. ये equations के coefficient हैं 3, -1, 20 and -3, 5 and 60. ये मुझे चाहिए होंगे जब मैं इसको solve करना चाहता हूँ। तो let's put it somewhere a little away. तो 2 इक्वेशंस के लिए मैंने सॉल्व करना है, तो हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं और मैंने इसे कॉपी करके नई विंडो में पेस्ट कर लिया है, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि ये रन ना हो। ओके, तो हमारे पास था आई थिंक -3v1 प्लस v2 is equal to 20, और फिर था -3 +5, वो दूसरी इक्वेशन में नहीं है सर। आप पहले दूसरी इक्वेशन ही लिख रहे हैं, ये कैसे पता वो चलता है है? माइनस। सर आपने वो जो पीछे वाली मैंने नोट कर ली थी ना, मेरा तो ख्याल है कि ये है -3v1 + 5v2 which is equal to 60। बिल्कुल ठीक है, -3v1 + v। सर ये इक्वेशन नंबर 1 को जरा चेक कर लें एक दफ़ा दोबारा। अभी देख लेते हैं। थैंक यू फॉर 3v1 माइनस v1 - v is equal to 20। ओके, इसको ठीक कर लेते हैं। इट इज +3 एंड -1। यस सर। सर अगर हम लोग मतलब इसमें इक्वेशन को पहले वाले को बाद में लिखते हैं और दूसरे वाले को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जवाब है 40/3 एंड 20। जो v2 है वो 20 है, और v यही निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और दोनों पॉजिटिव आए हैं। दोनों पॉजिटिव आने का भी एक मतलब है, दोनों के पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये 0 भी हमने सही फर्ज किया था, वो मैं आपको अब वो आगे कभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। देखें बेसिकली 0 जो होता है ना, 0 इज नथिंग, इट इज लो पोटेंशियल। इट कैन बी -20 और ये हो सकता है 0 हो जाए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसमें लाजमी नहीं है कि ग्राउंड को आप 0 कहें, हम 0 कहते हैं अपनी आसानी के लिए। इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमने नोडल एनालिसिस से हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने नोडल वोल्टेजेस फाइंड कर लिए। तो पहले 0 है, इन दोनों को भी फाइंड कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस रजिस्टर में करंट फाइंड करें, लेट्स से इस 6 ohms वाले में, तो ये बहुत आसान है। होता क्या, फार्मूला क्या है, V = IR, I = V/R। इस रजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके ऊपर कितना वोल्टेज है V2 which is 20, नीचे कितना वोल्टेज है 0, डिफरेंस कितना होगा 20 - 0 is 20। तो इस रजिस्टर में 20 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस 6 है, तो V/R is equal to I, so 20/6 is equal to जो भी आंसर आएगा वो इस रजिस्टर में से करंट है। इसी तरह आप यहाँ भी करंट फाइंड कर सकते हैं और यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपको एक और बात भी बताती हैं। देखें V1 13 आया और V2 20 आया, इसका मतलब है जो आपने लूप 1 से करंट फर्ज किया था कि ये राइट वर्ड्स आ रहा है, वो गलत करंट था। अगर अभी आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे V1 - V2 तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा।
नेगेटिव का मतलब होता है कि ये करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट टू राइट आ रहा था। आई मीन सॉरी लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन पता चल जाती है। इसीलिए हम क्या करते थे, जो मैं कर रहा था वो क्या था, वो ये था कि आप एक बार करंट इधर फर्ज करें और एक बार करंट इधर फर्ज करें। आई मीन जिस नोड पे आप केसीएल अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां से करंट फर्ज करें। उसका आपको फायदा क्या होता, उसका फायदा होता कि आप अभी आपको पहले ही पता होता कि आपने जो I1 I2 है वो कौन सा लिखना है। एक को हम I2 प्राइम कह देते होते हैं, एक को I2 कह देते हैं। डायरेक्शन तो एक ही पॉसिबल है, या तो वो V1 माइनस V2 से आएगी या V2 माइनस V1 से आएगी। तो हम अप्रोप्रिएट इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, नेगेटिव आंसर कभी ना आता। एक्चुअल मेथड जो है उससे हमें ये फायदा होता है। ओके, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड V1 एंड V2। guys, I give you about 10 minutes from now to solve this question as a quick quiz। ये आपका क्विज है। मैं आपको 10 मिनट्स क्या बल्कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं और क्लास खत्म होने के बाद विद इन 40 मिनट्स, 40 भी कम है, विद इन 50 मिनट्स, 10 मिनट आपको मैंने पिक्चर्स खींचने के लिए दे दिए हैं। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नीचे सॉल्व तो नहीं हुआ होगा, कितनी गलत बात है। अगर आप इसे देखे बगैर करें तो बहुत अच्छा है। आई होप आप ना देखें, ठीक है सर? ऊपर तस्वीर तो दिखाएं। ये तस्वीर है ना, इसके नीचे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है इन्हीं स्लाइड्स में, बट आई सजेस्ट यू कि आप बिल्कुल ना देखें। मैंने आपको शो भी किया है अभी, वो इस रिकॉर्डिंग में भी होगा वैसे अगर मैं शेयर कर दूं पहले। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप इसको जिंदगी मौत का सामान ना समझें, जस्ट ट्राई इट। इसको अटेम्प्ट करने के ही मार्क्स हैं, गलत ठीक के मार्क्स नहीं हैं। अंडरस्टूड? यस सर। तो आप सब लोगों ने इसे सॉल्व कर लेना है। मैं एक या दो स्टूडेंट्स का अगली क्लास में उसको यहाँ पे मैं डिस्कस भी कर लूंगा कि उसने क्या किया है, गलती क्या किया है या ठीक क्या किया है। पर गलत या ठीक के नंबर नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट करने के नंबर हैं। जो लोग क्लास में नहीं हैं, डू टेल देम ये क्वेश्चन चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट लेके उन्हें भेज दें कि ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट सॉल्व करना है। फ्रॉम 5 to 5:50 तक आपने मुझे भेजना है। भेजना कहाँ है वो मैं आपके जो CRs हैं, अगर CRs किसी के नहीं हैं प्लीज़ अभी क्लास में, तो लड़कियां जो है ना एक GR वॉलंटियरली आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, जो भी एक CR और एक GR कलेक्ट कर लें और मुझे उस कलेक्ट किए हुए के बाद एक ग्रुप बना दें क्विज 1 के नाम से, उसमें फेंकते जाएं आप लोग। ठीक है बच्चों? ये मुश्किल है सर? जस्ट 1 मिनट सर। आप लोगों की जो मतलब ग्रुप बने हुए हैं ना सर वो जो मतलब इसका बना हुआ है मिड टर्म का बना था यस सर, मिड टर्म का मैंने बनाया हुआ था। अगर उसमें डाल दूं? अगर आप उसमें डाल दीजिएगा, बाकी लोग आपको भेज दें, आपके क्लास फेलोज। इसी तरह प्लीज़ बाकी भी अपने आप को मैनेज कर लें, इसी तरह कोई भी सोर्स करें, लेकिन व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। पर भेजने का तरीका ये है कि आप अपने CR को भेजेंगे और CR मुझे भेजेगा बाद में। ठीक है? ओके सर। हम क्या करते हैं तब तक, हम एक काम करते हैं ताकि ये मेथड और पक्का हो जाए। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आई सजेस्ट यू गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने जो अभी एग्जांपल सॉल्व की ना, वहाँ पे वोल्टेज सोर्स कोई नहीं था, तो वोल्टेज सोर्स के लिए भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये कौन है? अब ये कौन है? जी मैंने बता दिया रिमशा बेटा आपको। जो लड़कियां हैं ना, आप लोग चाहते हैं तो अगर अपनी GR को भेज दें, GR को तो मजबूरन रब्ता करना ही पड़ता है CR से, तो वो वहां से फॉरवर्ड कर दे। लड़कियां अगर डायरेक्ट CR को मैसेज नहीं कर सकती तो ना करें। जी सर ये वो मतलब दूसरे ग्रुप की बात कर रही है, उमर ने शायद नहीं, मुझे समझ आ गई है वो, लेकिन उन्होंने वहां तो मुझे डायरेक्ट तो भेजना ही नहीं है ना वैसे ही। हाँ जी, वो उमर ने ग्रुप बनाया हुआ है अलग सेपरेट, तो ये उमर को ही शेयर करेंगे। तो अगर उमर ने बनाया तो फिर वो ये इसे फॉरवर्ड हाँ, उमर नहीं है तो दूसरे CR को या GR को अप्रोच कर लें। मुझे एक बच्चा बस भेजे ग्रुप। सर अब्दुल्ला या फिर अरसलान आपको सेंड कर देंगे CR, हम BS4 से हैं। श्योर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, ये अच्छा है। कोई भी CRs हो, क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया है क्या करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस से। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम साथ साथ अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट्स का, उसकी पोलैरिटीज आपके सामने हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक रजिस्टर है R1 जो कि सीरीज में है वोल्टेज सोर्स के साथ, और एक R2 है, और एक I1 एक I जो है वो सोर्स है। ओके ओके ओके, ये वाली बुक शेयर कर दूं, ये भी मैंने की हुई है जब पेपर था उससे पहले। किसी के पास CR के पास होगी, अपने कंसर्न CR से पूछें, वो दे दें। CR के पास भी नहीं है तो फिर मैं भेज दूंगा। वैसे मैं भेज चुका हूँ एक बार ये बुक, आई एम श्योर। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले दो तरीके हैं। आपको पहला तरीका मैं बता देता हूँ, वो सॉल्व नहीं करूंगा मैं, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो हम सॉल्व करेंगे जो बुक में हुआ है अभी। सबसे पहले क्या करना है, देखें इधर एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर है। दिस रेजिस्टर अलाउज यू टू डू व्हाट, दिस रेजिस्टर अलाउज यू टू कन्वर्ट दिस वोल्टेज सोर्स इनटू अ करंट सोर्स। इससे आपको क्या फायदा होगा कि करंट सोर्स से तो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करवाया हुआ है ना थोड़ी देर पहले आपको, तो आप उस तरीके से जो मैंने पहले बताया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, जो इस बैटरी की है, आई मीन उसका एरो अपवर्ड्स होगा। अब हम बात करते हैं कि जो अगर हमने कन्वर्ट नहीं करना वोल्टेज सोर्स को, आई रिपीट, आमतौर पे करंट सोर्स को आमतौर पे करंट सोर्स जो होता है उसमें कन्वर्ट कर लेना वोल्टेज सोर्स को फायदेमंद होता है नोडल एनालिसिस में। इसी तरह अगर आप मैश की बात करें, मैश में या ब्रांच करंट एनालिसिस में, तो अगर कोई करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर है तो ये बहुत अच्छा है कि आप उसे कन्वर्ट कर लें वोल्टेज सोर्स में, वरना आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल होगी, क्योंकि आप पोटेंशियल्स को डील नहीं कर सक रहे होते इस करंट सोर्स में। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब किसी क्वेश्चन को ब्रांच या मैश से सॉल्व करना हो और वहाँ पे करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टर हो, तो आप उसे कन्वर्ट कर लें वोल्टेज सोर्स में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें नोड्स कितने हैं। तो हमारे पास दो नोड्स हैं, ये हाईलाइट कर दिया उन्होंने, ये मतलब ये पूरा एक इलेक्ट्रिकली सेम पोटेंशियल पे पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिकली सेम पोटेंशियल पे है। ये हमारा रेफरेंस नोड है। रेफरेंस नोड का पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, और दूसरा जो नोड है उसका एक ही नोड है तो उसका हमने V1 उसकी वोल्टेज का नाम रख दिया है। और इस नोड पे अगर हम देखें V1 पे, तो हमने KCL अप्लाई करना है। जो रेफरेंस नोड होता है उस पर KCL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो V1 जो पोटेंशियल है ये नोड 1 का पोटेंशियल है, और इस पे हमने KCL अप्लाई करना है। KCL अप्लाई करने के लिए हमें एक डायरेक्शन ऑफ करंट तो पता है करंट सोर्स की, विच इज़ 1 एम्पियर्स। बाकी दो डायरेक्शंस ऑफ करंट्स नहीं पता। ये दूसरी आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी शायद, या हैरत टाइप बात कुछ, कि यहाँ पे तो मुझे बैटरी के बारे में पता है कि इसका प्लस किधर है माइनस किधर है, लेकिन बैटरी ये अश्योर नहीं करती कि करंट जो है वो इधर फ्लो कर रहा होगा। उसकी वजह ये करंट सोर्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो सिवाय करंट सोर्स के आपने हर ब्रांच में करंट सपोज ही करना है। मसलन यहाँ पे इस नोड पे 3 ब्रांचेस हैं, 1, 2 एंड 3। एक में करंट सोर्स है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपको पता है, ये इनवर्ड्स करंट है। बाकी इस बैटरी सोर्स के होने के, पोटेंशियल सोर्स के होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि ये करंट अपवर्ड्स आ रहा है। आपको इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन नहीं पता, आपने ये कहना है। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तब कहते हैं जब आपके पास करंट सोर्स हो। तो इसमें जो करंट आपने फर्ज करना है, दैट शुड लीव दिस नोड, सो देयर विल बी अ डाउनवर्ड्स करंट इन दिस ब्रांच एंड देयर विल बी अ डाउनवर्ड्स करंट इन दिस ब्रांच एज वेल। सो यहाँ पे दो करंट्स होंगे जो डाउनवर्ड्स हैं, जो लीव कर रहे हैं इस नोड को, और एक करंट है जो कि एंटर हो रहा है इस नोड पे। तो इस नोड पे समेशन आई इन इज इक्वल टू आई एंड समेशन आई आउट इज इक्वल टू I1 एंड I2 कह लें इनको। तो ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आई जो है वो तो वैल्यू उसकी पता है, डायरेक्ट 1 एम्पेयर है।
1 एम्पेयर है, और आपके पास जो R2 है इसमें से इसमें से जो करंट है वो I2 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें, कि ये आपके पास दोनों करंट लीव कर रहे हैं, I1 ये वाला और I2 ये वाला है। अब आपके पास जो I1 है, या सॉरी I2 है, ये R2 रेजिस्टर में से गुजर रहा है। R2 रेजिस्टर के एक तरफ जो पोटेंशियल है वो V1 है, दूसरा पोटेंशियल है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो R2 में है वो कितना है? R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 माइनस 0, और ओके, और डिवाइड कर दूं अगर मैं R की वैल्यू के साथ तो ये मुझे देगा करंट। सो I2 इज इक्वल टू V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2। ओके, ये लिखा हुआ है VR2 ओवर R2, दैट इज V1 ओवर R2। अब हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच की जिसमें एक और करंट है, दैट इज I1, वो भी डाउनवर्ड्स है, और ये रेजिस्टर में से क्रॉस पास कर रहा है। रेजिस्टर के एक तरफ पोटेंशियल है V1, दूसरी तरफ पोटेंशियल 0 नहीं है, बल्कि रेजिस्टर के दूसरी तरफ पोटेंशियल है +24। +24 कैसे पता है? क्योंकि इसकी दूसरी साइड 0 पे है। 0 और 24 वोल्ट्स की बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो +24 होगा। तो R1 के एक तरफ V1 पोटेंशियल है, दूसरी तरफ +24 पोटेंशियल है। 0 तब होता है दरमियान में जब कोई कंपोनेंट ना आए। अगर एक रेजिस्टर के आगे कोई कंपोनेंट आ जाएगा तो जो उस कंपोनेंट पे पोटेंशियल है वो इस रेजिस्टर में होगा। तो इसका मतलब हुआ कि IR1 जो है, इसको मैं ओके इसका मतलब ये हुआ कि जो I1 है वो मैंने लिखना है अब। तो I1 कितना होगा? दैट विल बी VR1, आई मीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाय R1, वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर। सो VR1, आई मीन, या V1 में से क्या करें, वो है VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस E, आई मीन V1 इधर और इस तरफ कितना है E, विच इज 24 वोल्ट्स। दोनों का डिफरेंस लेना है। वैसे ही ये +24 है, लेकिन आपने तो डिफरेंस लेना है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सो इट इज V1 माइनस 24 वोल्ट्स, V1 माइनस 24, यहाँ माइनस E है बाय द वे। तो हम क्या कर रहे हैं, I1 is equal to V1 minus 24 divided by 6, and V2 is equal to V1 minus 0, which is V1 divided by 12 ohms। और अगर हम इसको तीनों को जो KCL है वो लिखना चाहें तो वो है समेशन IN inwards current is equal to I, which is of course 1 ampere, is equal to potential drop across 6 ohm resistor, which is V1 minus E over R1, ये करंट देगा मुझे, प्लस V1 ओवर R2, ये हमें R2 में से करंट बताएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें V1 निकालना है, I पता है 1 एम्पेयर है, E1 पता है 24 है, R1 R2 पता है 6 और 10 ओम्स हैं। तो हमारे पास जो V1 है उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, और वो आई है 20 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ 24 वोल्ट्स का कि जो करंट आप फर्ज कर रहे थे कि V1 से E की तरफ आ रहा है, वो गलत फर्ज किया था। असल में करंट E से V1 की तरफ जाएगा, क्योंकि V1 जो है वो 20 है
और ई जो है वो 24 वोल्ट्स है। ओके, तो दैट इज इट गाइस। अब आप लोग एक क्विज देंगे इंशाल्लाह, और उस क्विज के बाद आप लोग मुझे वो शेयर कर देंगे 550 तक। आई सजेस्ट यू कि आप खुद से करें, किसी से मत पूछें। गलत हो गया तब भी आपके नंबर नहीं कटने, उसमें गलत करने के नंबर नहीं कटेंगे, अटेम्प्ट करने के नंबर हैं। जो लोग क्लास में नहीं हैं, आप ग्रुप में ये पिक्चर जो है लेके उधर शेयर कर दें कि ये क्विज है, और ये 5:50 तक आपने अपने सीआर को भेजना है, और फिर सीआर ने मुझे भेजना है। एंड आई सजेस्ट यू, एवरी वन ऑफ यू, डू नॉट प्लीज शेयर द सोल्यूशन अमंग अदर्स, जस्ट फॉर द सेक कि ये उनके नंबर तो कट नहीं रहे, बट ट्राई टू सी कि कितने लोगों को ये अभी तक समझ ही नहीं आता, कुछ भी नहीं आता अभी तक। जिनको नहीं आता वो ताकि कम से कम फाइनल पेपर की तैयारी तो सही कर लेना, क्योंकि फाइनल पेपर में ये नंबर नहीं दिए जा सकते इस तरह कि आपने अटेम्प्ट किया है तो नंबर ले लें। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस, यू आर एक्सक्यूज्ड। सर ये जो अभी आपने सर्किट अभी पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर यहाँ पे जो सोर्स है तो वहाँ से यानी आ रहा है हमारे पास करंट, और अगर यहाँ पे हम बैटरी को यहाँ से निकाल दें तो फिर तो हमारे पास 20 जो बीच में आपने ऐड किया है वो नहीं आएगा ना। फिर अब हाँ फिर जी, तो अगर यहाँ पे सोर्स ना होता तो ये आता V1 माइनस दूसरी तरफ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता, फिर तो यहाँ पे जीरो था ना, फिर अभी जीरो ग्राउंड होता। में तो एग्जैक्टली, यस यू आर राइट दानिश, यू आर राइट। और दूसरी बात सर ये है भी, यहाँ पे बैटरी है तो यहाँ से भी करंट हमारे पास जो है ना यहाँ से निकल रहा है, तो वैसे तो हम यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं भी करंट जो है वो सोर्स की तरफ से आ रहा है तो इनवर्ट, और फिर यहाँ से भी जा रहा है, तो ये थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ सर थोड़ा नहीं सा नहीं 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 नहीं, अच्छा अब मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा देखिए ना, होता क्या है कि ये करंट को भेज रहा है ऊपर से नीचे, ऐसा हो रहा है। अगर पाथ डायरेक्टली फॉलो किया जाए ना, सिर्फ इस करंट सोर्स का करंट डिवाइड होना हो, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये बैटरी आगे से उसको अपोज कर रही है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर नहीं पता था कि क्या बैटरी की अपोजिशन इतनी ज्यादा है कि यहां से करंट उधर जाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो तो सॉल्व करके ही पता चलना है, और ऐसा हो सकता है अभी हमें पता चला है ना, तो मैंने तो कहा कि ये करंट असल में इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मुझे ये कहने में कोई मसला नहीं है। वो तो क्वेश्चन मुझे जिस तरह सॉल्व होगा, अगर फर्ज करें V1 आ जाता 30 इज मोर देन 24, फिर करंट की डायरेक्शन यही थी, ऊपर से नीचे ही थी। तो हमने करंट अज्यूम करना होता है। अज्यूम का मतलब होता है लाइक फर्ज करना होता है, बाद में वो चेंज हो सकती है उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सही है सर, थैंक यू। वेलकम दानिश। किसी और का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे तो प्लीज, द माइक्स आर ओपन नाउ। आप अपना रेज हैंड कर लें या माइक ओपन करके पूछ लें, एक से ज्यादा है तो रेज हैंड कर लें। फिर सर हम लोग मतलब क्लास को लीव कर दें, जस्ट अब असाइनमेंट करना स्टार्ट करते हैं जो आपने दी हुई है। बस 2-4 मिनट बाद, मैंने बहुत टाइम दिया हुआ है ना, वैसे 50 मिनट दिए हैं अभी, उस 50 मिनट शुरू होने में 15 मिनट रहते हैं। वैसे मैं लीव करता हूँ थोड़ी देर में, मैं एक बार देख लूँ यहाँ कौन कौन मौजूद नहीं है। अब्दुल मुनाफ, आर यू देयर? थैंक यू। अमाद हैदर? यस सर। ओके। बुशरा फयाज? यस सर। यूसुफ अली? यस सर। थैंक यू। यूसुफ, आपको समझ आया जो पढ़ा है अभी हमने? मुझे नहीं आया सर। हाँ जी, नहीं आया कह रहे हैं ना आप? आपकी आवाज कट रही है, मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं नहीं आया समझ। आप मैसेज कर दें चैट में, ओके, वहां मैसेज करें जो आप जवाब दे रहे हैं। थैंक यू। और कौन था? बुशरा, आपको समझ आ गया था बच्चे? बुशरा इज नॉट देयर। बुशरा जावेद? she is not around, or she okay। अच्छा, ये समझ आ गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर समझ ना आया तो आपको मुझे सवाल करना चाहिए रोक के। I mean, अगर सवाल नहीं आ रहे तो मुझे ये लगेगा समझ आ रहा है।
ओके जमाली साहब आपको समझ आ रहा है? यू आर नॉट अराउंड, वेरी बैड। इनका सीआर कौन है वो देखें जरा, इनको इनका नाम लिखें कि ये एब्सेंट है। फायजा बशारत। यस सर। ओके आपको Yes, समझ sir. आया है कुछ जो मैंने पढ़ाया? यस सर, आया थोड़ा बहुत समझ। हाँ ठीक है। मैं बाकी आपको वीडियो देखूंगी तो पहले क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि रिप्रोड्यूस शायद आप ना कर पाएं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उस वक्त समझ आना चाहिए कि उस बातें क्या हो रही हैं, फिर प्रैक्टिस से रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। यस सर। ओके क्विकली मैं 2-4 और नाम पूछ लूँ। मोहम्मद बिलाल। यस सर। ओके थैंक यू। मोहम्मद अम्मार। यस सर। और उमर। मोहम्मद उमर आर यू देयर? मोहम्मद जीशान। ओके थैंक यू। राना आदिल। यस सर। थैंक यू थैंक यू। राबिया अमीर। यस सर। आपको समझ आता है कुछ या बस बैठे रहते हैं? यस यू कैन। सो कौन है इधर? और इफ्रा तो अभी बेचारी आई है दोबारा मेरा ख्याल है। जुमरा हमीद आर यू देयर? यस सर। आपको समझ आती है जो बातें हो रही होती हैं क्लास में? यस सर। गुड, बेस्ट ऑफ लक। जुहेब खान। यस सर। आपको भी समझ आता है कुछ? यस सर आता है। वेरी गुड, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते तो मैं इसलिए परेशान हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल या बहुत समझ आ रहा होता है, दो ही वजह होती हैं। नहीं सर आप बहुत अच्छे समझाते हैं, इस वजह से समझ आ जाती है चीजें। थैंक यू ऑब्लाइज्ड। और यूसुफ अली। He's not around. सारा। समझ आया है। ओके। सना शोएब। यस सर। समझ आता है आपको? यस सर। सना नज़ीर। थैंक यू बेटा। यस सर। ओके। सायरा मकसूद। Seninle daha mühim bir şey konuşmaya. ओके ये क्वेश्चन है अपने पास, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, जो भी करना है। ये क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। यस यू आर एक्सक्यूज्ड। सर वो मेरी प्रेजेंट लगा दें, मैं पानी पीने चला गया था जब आप। जी ठीक है सीआर साहब इनकी प्रेजेंट लगा दें प्लीज। थैंक यू। ठीक है जीशान थैंक यू। अच्छा ये क्वेश्चन है, कौन है आप? सर मैं दोदा खान जमाली। अच्छा आप कहाँ से हैं जमाली साहब? सर मैं बलूचिस्तान से हूँ। ओके यहाँ सिग्नल तो मैं। कोई बात नहीं, आप वहाँ से क्लास ले रहे हैं? जी सर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से क्लास के लिए एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ नाइस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आमीन आमीन सर। थैंक यू। ओके वेलकम। अच्छा मैं सबसे नहीं पूछ पा रहा होता, जो जिनसे नहीं पूछा वो परेशान ना हो, जिनसे पूछ लूँ वो परेशान हो अगर जवाब ना दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा करना क्या है हमने, ये एरोज़ को भूल जाएं, एरोज़ खुद लगाइएगा कैसे लगाने हैं आपने। ये जो रेड एरोज़ हैं, इसके अलावा बाकी डायग्राम जो है वो आपके काम की है। तो आपके पास, मैं इस चैट को बंद करूंगा, अब नहीं देख पाऊंगा। थैंक यू ताहिर थैंक यू। आपने इस पिक्चर को देखें गौर से, और ये आपका क्विज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है फॉर अ सर्किट बिलो ऑब्टेन V1 एंड V2। आई मीन पोटेंशियल्स निकालने हैं इन 2 पॉइंट्स पे। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया ऑलरेडी, तो आई होप आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, जो भी है यही क्वेश्चन है।
और आप, मैं फिर कहता हूँ, आप किसी से मत पूछो और ना किसी को बताएं, क्योंकि गलत सही का कोई मसला नहीं है। आप मेरे पास भेजेंगे, मुझे अंदाज़ा होगा कि आप किस तरह की गलतियाँ करते हैं, ताकि मैं उस एंगल से भी बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आपने पेपर सॉल्व करके, जो लोग क्लास में नहीं हैं उनको भी बता दें, पेपर सॉल्व करके आपने अपने CR को भेजना है, CR मुझे भेज देगा। एंड ट्राई टू सेंड इट बिफोर 5:50, क्योंकि 5:50 वो मुझे भेज रहा होगा, तो फिर बाद में ना कहें ये हो गया वो हो गया कुछ। एंड प्लीज़ सेंड इट इन PDF कैम स्कैनर से। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से मुकम्मल हो गई है बात। किसी ने पूछना है, मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया है, किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें प्लीज़। जी क्या मसला है बेटा आपको? इफ्रा क्या रिक्वेस्ट है? सर नेट इशू है तो ओके 3:40 तक ही मेरा ख्याल है हमने इसको। आप देख लें, रिकॉर्डिंग सुनने में टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाय द वे रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकेंगे आप। उसकी वजह यह है कि मैं इसको अभी, जब मैं क्लास एंड करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करेगा। पहले प्रोसेस करने में ये कम से कम 20 मिनट लेता है। प्रोसेस करने के बाद फिर मैं इसे अपलोड करूँगा, उसमें ये 20 मिनट लेगा। तो अनफॉर्चुनेटली आप इसका सोल्यूशन ना देखें, इसलिए इससे पिछली एग्जांपल देख लें, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन है और ये मेथड है जिसके तरीके से आपने सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी, वालेकुम सलाम जाहिद, बोलें। ठीक हूँ, मैं क्लास ले लूँ, 5 मिनट बाद बात करते हैं, 5 मिनट बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी और क्या रह गया? इस मेथड के मुताबिक सॉल्व करना है। और क्या रह गया है? ओके बेटा, थैंक यू and best of luck everyone. We are done with today's class. I'm thankful for all those who attended this class on a short notice. कल हमने क्लास लेनी है बाय द वे, तो आप अपने CRs जो है ना, अभी मैं बता देता हूँ। CRs साहब आपस में टाइम कम्युनिकेट करके सिर्फ मुझे बता दें कौन सा टाइम सूट करता है आपको, सुबह शाम दोपहर जो चाहते हैं आप मुझे बता दें, ताकि मैं अपनी दूसरी क्लास उस टाइम पे ना रखूँ। और मैं आपको फिर आज ही सेशन करके अरेंज तो भेज दूंगा। जो क्लास का टाइम सूट करता है मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। And I'm going to end this meeting, and before that I have to stop sharing my screen. क्या चाहिए? Okay, thank you very much. Yes, Pakistan Zindabad and Pakistan Zindabad. Sure. Thank you very much everyone. Happy Independence Day and wish you best of luck for your quiz as well. अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पाकिस्तान को भी हमेशा इंशाल्लाह। Allah Hafiz. Thank you. एक्सक्यूज मी सर। You are excused. हाँ जी। सर वो पहले आपने अटेंडेंस के लिए ये पॉइंट आउट किया था, तब मेरा वो नेट स्लो हो गया था, तो अटेंडेंस का पता नहीं। Who is there? Let me see. अब्दुल मुनाफ। Okay, अब्दुल मुनाफ, ठीक है। Don't worry. आपके CR, आप इनके CR जो हैं वो प्लीज देख लें इसको। Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you बच्चों, thank you.